बाब 59। अलीज़े अब लंदन में आर्ट की दुनिया में काफ़ी हद तक पहचानी जाने लगी थी। इसने अपनी खुद की एक यूनिक आर्ट कलेक्शन बनाई थी जिसका नाम इसने माई फॉरएवर लव रखा था, और उसके ज़रिए इसने अपनी और उम्र की बहुत सी यादों को रंगों में उतार दिया था और आज ये डिस्प्ले पर लगी थी। एक पेंटिंग में वो दोनों पार्क में आइसक्रीम खा रहे थे। दो दो आइसक्रीम्स। पेंटिंग्स में चेहरे वाजे नहीं थे, सिर्फ साइड प्रोफाइल थी, मगर मंजर में एक अजीब सा सुकून था। रात के वक्त का वो मंजर भी इस तस्वीर में रोशनियों से चमक रहा था। दूसरी पेंटिंग में वो गार्डनिंग कर रहे थे। अलीज़े ने उमर का पसंदीदा प्लांट काट दिया था और उमर हंस रहा था। एक और पेंटिंग में वो सीढ़ियों पर बैठे थे और एक दूसरे को बहुत आस्ते से देख रहे थे। और एक और पेंटिंग में उमर उसकी गर्दन की पुश्त और बालों पर परफ्यूम छिड़क रहा था और माहौल में बहुत से जुगनू रिक्स कर रहे थे। ये सारी पेंटिंग्स या तो पीछे के एंगल से बनाई गई थीं या फिर साइड प्रोफाइल से। उन पेंटिंग्स में मौजूद किरदारों के चेहरे दिखाई नहीं देते थे, मगर उसके बावजूद भी हर तस्वीर में उनके जज्बात और एहसासात पहचाने जा सकते थे। वो पेंटिंग्स वाकई बहुत खूबसूरती से बनाई गई थीं। उनमें अलीज़े की कहानी थी, एक मुकम्मल कहानी। लेकिन उन सब में सिर्फ एक वाहिद पेंटिंग ऐसी थी जिसमें उम्र का चेहरा साफ नजर आता था। वो सफ़ेद शर्ट पहने बिखरे बालों के साथ मुस्करा रहा था और उसने अपने हाथ में करिस्टी को उठाया हुआ था। यही वो उम्र था जो जिंदगी से भरपूर था, जो इसका असल था और जिसने अलीज़े को इस कैद में डाला था, अपनी मोहब्बत की कैद में। ये पेंटिंग अलीज़े की कलेक्शन की सबसे खास तस्वीर थी। लोगों ने इसे खरीदने की बहुत कोशिश की, भारी कीमतें दी, क्योंकि किसी आर्टिस्ट की अपने महबूब के लिए बनाई गई तस्वीर एक निहायत दिलचस्प और जज्बाती मौजू होता है। लोग इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और जब वो फनकार इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वही तस्वीर दुगनी या इससे भी ज्यादा कीमत में बेची जाती है। लेकिन अलीज़े ने इनकार कर दिया। ये तस्वीर किसी की मलकियत नहीं बन सकती, ये सिर्फ एक याद है। मेरे पास अब सिर्फ यादें ही तो हैं, वो मुस्करा कर कहती थी। अलीज़े ने बाकी तमाम पेंटिंग्स बेच दें, लेकिन माई फॉरएवर लव कलेक्शन को नहीं बेचा। वो सिर्फ नुमाइश के लिए थी, फरोख्त के लिए नहीं। लोग उसकी आंखों में दर्द पढ़ लेते थे, हर तस्वीर में एक अधूरा सच बोलता था। तस्वीरें बकती रहे, नाम बनता रहा, लेकिन दिल के एक कोने में उमर हमेशा खामोशी से बैठा रहा। नुमाइश खत्म हो चुकी थी। आज का दिन अच्छा गुजरा था। अलीज़े को अब अपने घर जाना था। शाम तक इसकी अनसोल्ड पेंटिंग्स इस तक वापस पहुंचा दी जानी थीं। ये आर्ट गैलरी वालों की जिम्मेदारी थी। वो जाने ही लगी थी जब जाते जाते अलीज़े ने एक नज़र अपनी पेंटिंग्स पर डालनी चाहिए। दौर से इसकी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी जिसमें उम्र का चेहरा पेंटेड था, मगर उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। अलीज़े ने देखा कि वो काफ़ी देर से वहां खड़ा था और उम्र के चेहरे को घोर रहा था। अलीज़े की तरफ इसकी पीठ थी। अलीज़े ने नज़रअंदाज किया, सोचा कोई बात नहीं, देख ही तो रहा है। मगर जैसे ही वो पलटने लगी, इस शख्स ने अचानक वो पेंटिंग उतार ली और इसे छूने लगा। अलीज़े का दिमाग इसकी इस हरकत पर भग से उड़ा। ऊपर साफ साफ लिखा था, नॉट फॉर सेल। फिर भी ये शख्स, इतनी हिम्मत, बगैर इजाजत इसका जब्त जवाब दे गया। तेज कदमों से चलकर वो इसके पास पहुंची और खफगी से बोली, एक्सक्यूज मी सर, दिस पेंटिंग इज नॉट फॉर सेल, इट्स क्लियरली रिटन ओवर देयर, प्लीज हैंग इट बैक। मगर वो शख्स तस्वीर हाथ में थामे सर झुकाए बेहरकत खड़ा रहा, इसे देखता रहा। इसने सर्दी की वजह से ऊनी टोपी पहन रखी थी, लंबा कद, मजबूत कामत और एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। अलीज़े ने दोबारा पुकारा, हेलो। अब की बार इस शख्स ने खामोशी से तस्वीर वापस लटका दी थी, मगर अभी भी इसने अलीज़े की तरफ रुख नहीं किया। अलीज़े ने सर्द लहजे में थैंक यू कहा और वापस मुड़ने ही लगी कि इसे एक धीमी आवाज सुना दी, दिस पीस इवोक्स प्योर नॉस्टैल्जिया। अलीज़े के कदम वहीं जिम गए, सांस जैसे रोक दी गई हो। नहीं, ये मेरा वहम है, कोई ख्वाब है। इसका पूरा वजूद जैसे साकित हो गया था। ये आवाज, ये लहजा, ये नरमी, ये वही आवाज थी जो अलीज़े लाखों में पहचान सकती थी, जिसे वो सदियों बाद भी नहीं भूल सकती थी। आंखें पलकें झपकना भूल गईं और दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई थी। वो शख्स अब भी इसकी तरफ पीठ किए खड़ा था, जैसे पलटने की हिम्मत ही ना कर पा रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटा और धीरे से पलटा।
अलीज़े की नज़रों के आगे सब धुंधला गया, लेकिन इसके बाद भी वो इस चेहरे को शनाख्त कर पा रही थी। ये चेहरा, वही चेहरा, वही आंखें जिनने वो पहले भी डूब चुकी थी। उन आंखों में इस वक्त नमी थी, थकन थी, बरसों की खामोश तन्हाई। अलीज़े के लब होले से लर्जे। उमर, वो शख्स उम्र, इसके सामने खड़ा था, वो भी जिंदा। और अलीज़े वो जैसे कुछ पिल के लिए जिंदा रहना भूल गई थी। वो हाथ बढ़ाकर तस्दीक करना चाहती थी, लेकिन ये करने की इसमें जुर्रत ना थी। कहीं वो इसके छूने पर हुआ में गायब ना हो जाए, कहीं ये इसका वहम बनकर ना रह जाए। उमर ने जैसे इसकी ये कैफियत भांप ली थी, वो आज भी उसके चेहरे को पढ़ सकता था। वो जानता था कि पहला कदम इसे ही उठाना होगा, चाहे खुद इसमें भी हिम्मत बाकी ना थी अलीज़े का सामना करने की। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाता गया, हर कदम के साथ वो फासला मिटता गया जो बरसों के सुकूत ने उनके दरमियान पैदा किया था। और फिर इसके करीब पहुंचकर इसने अलीज़े को बहुत नरमी से अपने सीने से लगा लिया और अपने बाजू उसके गिर्द हमाइल कर ली, जैसे सदियों का थका हारा मुसाफिर आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंच चुका था। फिर अलीज़े को इसकी गीली आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छी हो अलीज़े, और मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। अलीज़े अब भी पत्थर बनी खड़ी थी, उसकी रंगत जर्द, सांस बेतरतीब और वजूद साकित था। उमर ने इसके बालों पर अपनी थोड़ी टका दी और कहा, ये ख्वाब नहीं है अलीज़े, और अगर ख्वाब है तो इस बार हम दोनों आंखें बंद नहीं करेंगे। वो इसके बालों पे थोड़ी टिकाए बे आवाज़ रो रहा था, और अलीज़े इसके सीने से लगी उसके मजबूत हिसार में कैद, अभी भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि यह वाकई ख्वाब था हकीकत। उनके बीच अब सिर्फ खामोशी थी, मगर ऐसी खामोशी जो लफ्ज़ों से भी ज्यादा बुलंद थी। उम्र रो रहा था और अलीज़े बस स्टैचू बनी खड़ी थी। कभी कभी जिंदगी दोबारा मौका देती है, और सबसे बेहतरीन मौका तब देती है जब हम तैयार नहीं होते। और तूफानों के बाद सवेरा तो लाजमी आता है। 8 माह कबल फायरिंग की आवाज़ें थम चुकी थीं, लेकिन उमर जहांगीर की गाड़ी में अब मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। अंदर उसका वजूद साकित था, इसके जिस्म में कई गोलियां पैवस्त थीं। खून गाड़ी की सीट और फर्श पर यूं फैला था जैसे किसी ने सुर्ख रंग का कोई तालाब उंडेल दिया हो। इस हादसे में ड्राइवर, गैनमैन और 2 दीगर एहलकार मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। तकरीबन 10 मिनट बाद अब्बास और इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची और एक आदमी ने उमर की नब्ज चेक की। नब्ज बंद थी। ही इज नॉट ब्रीदिंग, आई कैन नॉट फील ए पल्स, किसी ने आहिस्ता से कहा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उमर जहांगीर को शॉट टू डेथ, डेड ऑन स्पॉट रिपोर्ट कर दिया गया था। उमर जहांगीर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। ये खबर तेजी से आग की तरह फैली और 1 घंटे के अंदर अंदर हर न्यूज़ चैनल पर इस खबर को चला दिया गया था। इस खबर से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा था। रेस्क्यू टीम ने इसके जिस्म को सफ़ेद चादर से ढांप दिया था और पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स का रश पहले से मौजूद था। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। उमर को ओपीडी भिजवा दिया गया था, लेकिन फिर एक मौजिज़ा हुआ। डॉक्टर शाहमीर, जो पोस्टमार्टम के लिए मुकर्रर थे, उन्होंने ज़ाब्ते के मुताबिक आगाज़ से पहले एक बार मामूली जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने उमर की नब्ज़ चेक की तो धीमी सी पल्स महसूस हुई, जो मुश्किल से मिल रही थी, लेकिन थी। इसका मतलब उमर जिंदा था। हालत निहायत नाजुक थी, लेकिन वो मौत के मुंह में अभी तक नहीं उतरा था। जरा भी देर किए बगैर इसे फौरन इमरजेंसी में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। 2 घंटे के अंदर अंदर जिस्म से गोलियां निकाली गईं और खून की तरसील का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। इसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक थी, गोया बचने की सिर्फ 10% ही उम्मीद थी, लेकिन डॉक्टर शाहमीर ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उमर को बचाने की। इस पूरे मरहले में उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान झूलते हुए अभी तक उन्होंने ना उमर के खानदान को खबर दी, ना ही किसी और को कुछ बताया। उनका सारा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, पहले उमर को जिंदगी की तरफ वापस लाना, इत्तला देना बाद की बात थी। इलाज मुसलसल जारी रहा, हर पिल कीमती था और वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। दूसरी तरफ तहकीकात अपने उरूज पर थीं और खुफिया ज़राए से ये इशारे मिलने लगे थे कि इस हमले में शायद फ़ौज के कुछ बागी अनासिर भी शामिल थे।
ये केस इतना सीधा नहीं था जितना इसे समझा गया था। ये हमला ज़ाती दुश्मनी की बना पे किया गया था। उधर डॉक्टर शाह हमीर उमर को बचाने में कामयाब हो गए थे। वो कोमा में चला गया था, लेकिन वो मौत के मुंह से वापस आ चुका था। जब डॉक्टर शाहमीर ने अब्बास को इत्तला दी कि उमर जिंदा है, तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने फौरन अयाज को खबर दी, जो इस वक्त अस्पताल ही में मौजूद थे। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी। एक तरफ तो उम्र के लिए सारे आखिरी इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, घर वाले मातम में डूबे हुए थे, और अब अचानक खबर आई थी कि उमर जिंदा है। ये खबर किसी मुजिज़े से कम न थी, और सबको यकीन दिलाने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे थे। दूसरी तरफ उम्र के दुश्मनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका था, और चूंकि उम्र अभी तक होश में नहीं आया था, इसलिए इसकी जान को अब भी शदीद खतरा लाहिक था। किसी भी वक्त दुश्मन दोबारा हमला कर सकते थे, इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए अब्बास और अयाज ने यह फैसला किया कि उम्र के जिंदा होने की हकीकत को फुल हाल सख्ती से खुफिया रखा जाए। ये राज सिर्फ उन दोनों तक महदूद रहे, ताकि दुश्मनों को ये गुमान ही रहे कि उम्र वाकई मर चुका है, कम अज़ कम उसके कामत से निकल आने तक। अभी वो एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ था जहां ना वक्त का शऊर था, ना दर्द का। कब होश आएगा कोई नहीं जानता था, लेकिन एक उम्मीद थी, और वही उम्मीद उसकी हिफाजत की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। उन्हें यह भी खबर थी कि दुश्मन जो कोई भी था, अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था ताकि असल मुजरिम बच निकले। जो एजेंट्स भेजे गए, उनका मकसद उम्र को तहफ़्फ़ुज़ देना हरगिज़ नहीं था, बल्कि यकीनी बनाना था कि वो कभी होश में न आए। उनके लिए अगर उम्र किसी तरह जिंदा बच भी जाता, तो अगला कदम इसे हमेशा के लिए खामोश कर देना ही था। इसलिए इन दोनों ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, और फिलहाल इस बात को अपने घर वालों से भी राज ही रखा। अलीज़े की हालत देखकर इसका दिल चाहा था कि इसको सच बता दे, लेकिन फिर इसने महसूस किया कि अस्पताल में कुछ लोग उन पे नज़र रखे हो इते, इसीलिए इसने जैसा चल रहा था चलने दिया। उम्र के जिंदा होने की खबर को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, क्योंकि इसकी जान को अब भी खतरा था। दुश्मन कहीं छुपा बैठा था, और अगर जरा सी खबर बाहर निकलती तो वो दोबारा हमला कर सकते थे। इसलिए उम्र का चेहरा भी सबको सिर्फ दूर से ही ग्लास विंडो के पार से दिखाया गया था, ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि वो अब भी मध्यम सांसें ले रहा है, और एक नामालूम लाश को उम्र का नाम देकर दफनाया गया। दुनिया को यही यकीन दिलाया गया कि उमर जहांगीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल सच सिर्फ 3 लोगों को मालूम था, अब्बास, कयाज, और जब जहांगीर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें भी एतमाद में ले लिया गया। लेकिन सच ये था कि जहांगीर को इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ उम्र के जनाजे में शिरकत के लिए आए थे, और अब अगर वो मजिजाती तौर पर बच गया था तो ये बस एक अच्छी खबर थी। उम्र और जहांगीर के दरमियान पहले से ही फासला था, उनके रिश्ते में तलखी थी, और उम्र की जिंदगी या मौत से शायद उनके जज्बात पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। डॉक्टर शाहमीर ने इस राज को राज रखने में पूरी मदद की थी। वो न सिर्फ उम्र की जान बचाने वाले बने, बल्कि हर कदम पर उनका साथ दिया। वो इस वक्त उम्र के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो डॉक्टर और उम्र के इलाज में शामिल हैं, वो सब काबिले भरोसा हैं, इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उमर को फौरन एक खुफिया जगह मुंतकिल कर दिया गया। वो अभी तक कोमा में था, ना आँख खिली ना कोई हरकत, सिर्फ सांसें चल रही थीं, और सबको बस इंतज़ार था कि कब वो आंखें खोलेगा। और उसी इंतज़ार में 6 माह बीत गए। 6 महीने गुजर चुके थे। उमर जहांगीर गुज़िश्ता 6 माह से अंकल अयाज की निगरानी में इस्लामाबाद के एक खुफिया मकाम पर वाक़े प्राइवेट अस्पताल के वेंटिलेटर पर था। सख्त सिक्योरिटी, मुकम्मल राजदारी, और बैरूनी दुनिया से मुकम्मल कटाव के साथ। उन महीनों में गोलियों से लगने वाले जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे। डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की थी। सर्जरीज हुई, अद्वियात का असर हुआ, लेकिन जिस्म पर लगे निशानात के साथ साथ अंदर के गहरे जख्म अभी भी ताज़ा थे। गोलियों के असरात ने न सिर्फ इसके जिस्म को कमज़ोर किया था, बल्कि इसका आसाबी निज़ाम भी मुतासिर हुआ था। कब वो होश में आएगा ये कोई नहीं जानता था। कुछ दिन उम्मीद बढ़ती, फिर खामोशी छा जाती, और फिर एक सुबह खामोशी टूट गई। उमर ने आहिस्ता से आंख खोली। ऊपर एक सफ़ेद छत थी, मध्यम सी रोशनी, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली थी। नज़र धुंधली थी, जिस्म बेहरकत, जैसे वो अब भी किसी ख्वाब में हो। दिमाग जैसे किसी गहरी धुंध में डूबा हुआ था। कुछ भी साफ नहीं था। बस एक सवाल उभरा, मैं कहाँ हूँ?
पास खड़ी नर्स ने इसे जागता देखा तो चौंक गई और फौरन कमरे से बाहर निकल गई, जैसे किसी बड़ी खबर के लिए दौड़ी हो। कुछ वक्त बाद एक डॉक्टर और वो नर्स एक साथ कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने झुककर नरमी से कहा, वेलकम बैक टू लाइफ। जिंदगी ने तुम्हें एक नया मौका दिया है, योर सेफ नाउ।